आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस जो ये चैप्टर है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है क्लास 11th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था, याद करो। क्लास 9th में चैप्टर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अंदर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं उनको, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये सब बातें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने उसके बाद पढ़ी क्लास 10th में, जिसमें हमने पॉइंट्स के अबाउट बातें की थी, याद करो। उसमें हमने शायद चैप्टर नंबर 8 था 10th में। तो पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था शायद सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है। और अब न्यू सिलेबस में से उन्होंने थर्ड एक्सरसाइज रिमूव कर दी है, वो भी होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो अब सिलेबस में नहीं रही है, ठीक। तो उससे आगे जब ये पूरा जो टॉपिक मैंने बताया ना, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। मैथ की ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, के अंदर चैप्टर आते हैं। अभी हम क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन के बाद, ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन है ना, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला वगैरह पढ़ते हैं, क्लियर है बात। तो इस स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमको क्लास 9th का और क्लास 10th का वो सारा का सारा रिकैप एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बातें हमको आनी चाहिए। और सब फॉर्मूले वगैरह जो भी बेसिक बातें थी क्लास 9th की और 10th की, क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड क्लास 10th में चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही था, दोनों हमको पूरी अच्छी तरह से आने चाहिए। तो एक तो हम इस वीडियो में क्विक रिविजन करेंगे सूर्य की 8-10 मिनट में क्लास 9th का और 10th का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले क्लास 11th की इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही काम करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, वो जैसे भी हमारा प्लान होता है आगे का, राइट। तो ध्यान रखना कि इस वीडियो में हम जो भी करेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इस वीडियो में केवल और केवल एनसीईआरटी और स्कूल लेवल एग्जाम जो होते हैं हमारे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें करेंगे। उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी एनसीईआरटी की न्यू वाली बुक में दिया हुआ है। और इसके स्कूल लेवल एग्जाम्पल, सॉरी, स्कूल लेवल एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसी को देखते हुए हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अदरवाइज इसके और अदर कंपटीशन में, जैसे कि एनडीए, सीयूईटी, जेई वगैरह में चैप्टर बहुत और ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने की बातें होती हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर नंबर 10th आएगा ना अगला, उसमें कॉनिक सेक्शन में ही सब चैप्टर दिए हुए हैं उन्होंने। सर्कल वहीं पर है, एक एक्सरसाइज सर्कल की है, एक एलिप्स की है, एक पैराबोला की है। लेकिन जब हम एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो ये सब अपने अलग अलग चैप्टर सेपरेट बन के आ जाते हैं, क्लियर है बात। तो बस शुरू करते हैं इस चैप्टर में। हाँ, सबसे पहले आपको 9th का और 10th का आना जरूरी है। 9th का तो आप अपने आप पढ़ लेना। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको एक माइंड मैप बता दूं कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। फिलहाल हम शुरू की 5 मिनट में, बस 5 मिनट में ओनली 10th का एक क्विक रिविजन लेंगे, जिसमें मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद दिलाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला याद दिलाऊंगा। याद आ भी गया होगा, हमने 10th में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीज अब सिलेबस में नहीं रही 10th के सिलेबस में, मगर 11th में है, पढ़ेंगे इसको भी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी कुछ कुछ शायद मुझे याद आ रहा है 10th क्लास में थी, अब 11th इसको फिर पढ़ेंगे। फिर हम 11th के सिलेबस में एंट्री कर जाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन जो हम अब वीडियो में शूट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा स्लोप ऑफ ए लाइन, फिर होगा स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, फिर होगी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इन द टर्म्स ऑफ स्लोप एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये 4 टॉपिक हम क्लास 11th के इस 9.1 इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वेस्टिंग टाइम, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा क्लास 10th का एक क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। अगर कभी भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास x2 और y2। तो पॉइंट्स ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2, क्लियर है।
के बीच की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस यानी कि ए बी की लेंथ का जो फॉर्मूला था, क्लास 10 से पढ़ चुके हैं हम, बहुत ध्यान से पढ़ा था हमने। ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सब हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज कर सकते हैं वैसे तो, अगर चाहो तो आप ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 सॉरी ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, मतलब 2 1 की जगह हम 1 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी इस फॉर्मूले की पूरी डिटेल ये कैसे आया ये सब हमने क्लास 10 में सीखा था, फिलहाल उसकी नीड नहीं है, बस फिलहाल आपको फॉर्मूला याद हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करना चाहो तो कर लेंगे। जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बात? नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। और देखो सेक्शन फॉर्मूला भी ना क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी ना इंटरनल डिवीजन, जो क्लास 10th में था वो था इंटरनल डिवीजन वाला। देखो आपको शायद पता भी नहीं होगा, सेक्शन फॉर्मूलास दो होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। क्लास 10th में जो हमने 10 क्या कहते हैं 8.2 की थी, वो पूरी की पूरी सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के ऊपर बेस्ड थी। और अभी भी क्लास 11th में भी जो सेक्शन फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा, तो वो जहां तक मुझको याद आ रहा है कि इंटरनल डिवीजन के ऊपर ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो 10th से इन लोगों ने हटा दिया सिलेबस से। जबकि सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, जिसकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं आपको अलग से उसको एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन अगर आया तो करा दूंगा, वैसे पड़ेगी जहाँ तक मुझे याद है। तो हाँ, कंपेरिजन की जब तैयारी करेंगे उसमें तो हमको वो पढ़ना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी। तो फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं इंटरनल डिवीजन वाला। क्लियर है बात? क्या था, अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, जहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हैं कितना, x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं x2, y2। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x2, y2, FC सब बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये सब बात को पता होनी चाहिए क्लियरली। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अगर कोई पॉइंट R है मेरे पास, अगर कोई पॉइंट R है और ये R पॉइंट इस पूरी लाइन AB को m1:m2 में डिवाइड करता है, R डिवाइडिंग AB in m1:m2, then coordinates of R अगर क्या है, कभी भी अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है जहां पर एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और कोई पॉइंट R है जो R AB लाइन सेगमेंट को m1:m2 डिवाइड करता है, मतलब A एरा B एरा लाइन सेगमेंट हो गया, A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये R पॉइंट जो है वो AB लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, याद करो क्लास 10 में पढ़ा था हमने। तो इसको तो मैं जैसे हटा देता हूं, इसको तो यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो इस R के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखते हैं इस R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 कोमा m1 प्लस m2। m1 m2 की जगह कभी कभी बुक्स में क्वेश्चन में m/n भी आता है, तो उसी के हिसाब से वहां पर हम m1 और m2 को mn से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट जो रेशियो लाइन सेगमेंट AB को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसमें, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है कि ऐसे लिखते हैं R का ब्रैकेट लगा करके, कुछ लोग क्या करते हैं R इज इक्वल टू लिख देते हैं, ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका नहीं होता। कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है कि जो भी पॉइंट से आप नोट कर रहे हो A से या B से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। मान लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A लिखना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3,4, तो इस बात का लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3,4, ये तरीका लिखने का। ऐसे लिखना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 3,4, ये कोई सेंस नहीं है, गलत है। तो कोऑर्डिनेट्स कभी भी किसी पॉइंट पे लिखने हैं तो जिस लेटर से आप उसको डिनोट कर रहे हो वो लेटर लिखो, ब्रैकेट लगाओ और उससे कोऑर्डिनेट लिख दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास हो गया इंटरनल डिवीजन का। देखो इंटरनल डिवीजन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉइंट R है ना, देखो इस लाइन सेगमेंट AB के अंदर पड़ रहा है, क्लियर है बात। तो क्योंकि पॉइंट R लाइन सेगमेंट AB के अंदर पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन।
कभी कभी क्या होगा कि ये पॉइंट जो ए बी है ना, ये लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर पड़ेगा। ए बी पॉइंट आर के आर जो पॉइंट है वो ए बी के बाहर जाके पड़ेगा, तो बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। उस केस में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में अगर कभी एक्सटर्नल डिवीजन केस आया भी तो यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। क्योंकि मैं लिख देता हूं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, जो पॉइंट आर है वो लाइन ए बी के बाहर होगा, क्लियर है। और उस केस में आर के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का, जिसकी हमको जरूरत लगभग 11th पर नहीं पड़ने वाली। तो इतनी बात नोट करेंगे। अभी मैं समझाता हूं आपको इसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। तो सुनो, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है भैया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले की अपनी कहानी है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज x2 y2 and coordinates of A is x1 y1, then R is a point which divides AB where R is the midpoint of AB, sorry, where R is the midpoint। तो क्योंकि R midpoint of AB है, then the ratio of AR and BR is 1:1 because AR and BR are equal। R is the midpoint of AB, then AR और BR are equal, then ratio of AR और BR यानी कि रेशियो ऑफ m1 एंड m2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ m1 एंड m2, 1:1। रेशियो ऑफ m1 एंड m2 इज 1:1। सो फॉर दिस फॉर्मूला, किधर गया, फॉर दिस फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक्चुअली में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इसी का एक स्पेशल केस है। यहां पर तो r कहां था, कहीं भी था, अगर ये r मिड पॉइंट पे आ जाए, क्लियर है, तो रेशियो ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू 1:1। देन बाय दिस फॉर्मूला coordinates of r is 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus 1 comma 1 into y1 plus 1 into y1 upon 1 plus 1 is equal to coordinates of r 1 into x2। तो x2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 plus x1 by 2 और y2 प्लस y1 by 2। और x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 तो लिख ही सकते हैं, x1 प्लस x2 by 2 कोमा y1 प्लस y2 by 2। तो इस तरह हमने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी ऑप्शन करके दिखाया। याद भी होगा वैसे तो पहले से आपको कि किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी का जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 by 2 कोमा y1 प्लस y2 by 2। एक्चुअल में ये इंटरनल डिवीजन का ही स्पेशल केस है, ठीक है। तो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दो चीजें तो करा दी। क्या क्या करा दी, डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दिया, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला समझा दिया। अब चलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पर, जो कि क्लास 10th में नहीं था, मतलब था मगर सिलेबस से वो हट चुका था। अब उसकी जो सबको क्लास 11th में पढ़ने वाली है, तो इतना नोट करेंगे। फिर देखते हैं पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC and how to find the area of this triangle। To find the area of triangle ABC, we have some formulas in the previous classes। First of all, area of triangle is equal to, याद करो क्या होता है, 1/2 base into height। This formula used when base and height are given। अगर base और height given है तो हम we can use the formula 1/2 base into height। In the class 9th we have studied the Heron formula, ठीक है। ये कब यूज करते हैं हेरोन फॉर्मूला, जब तीनों साइड्स गिवन हो ABC। तो हेरोन फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते थे S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। और इन सभी के कुछ अपने अपने स्पेशल केसेस भी होते थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कुछ अलग फॉर्मूला बना दिया गया था, और आइसोसेल के लिए एक अलग फॉर्मूले की निजात की गई थी। लेकिन ये सब बातें होगी ज्योमेट्री की, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमको किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ये दोनों फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर हमको कोई ट्राइंगल गिवन है, जिस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ A,
एक्चुअल में ट्रायंगल कहाँ बनेगा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनेगा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना ABC, तो इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इस वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और इस वाले के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसका फॉर्मूला है और फॉर्मूला कैसे आया, कैसे प्रूव करा, उसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, हमको केवल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज ही करना है बस। क्लियर है बात। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखो 1/2 मोड, मोड समझते हैं ना, मॉडुलस x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्या करना है, 1/2 मॉडुलस, इस पूरी क्वांटिटी का मॉडुलस, बिकॉज area of triangle is a positive quantity, then we use modulus, because if their quantity is negative then symbol of modulus, सिंबल ऑफ मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मॉडुलस जरूर लगाना है और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्लियर है। क्लास 12 में भी हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, डिटरमिनेट्स के अंदर एक फॉर्मूला, वो भी लगभग यही है। अच्छा, इसको मैं आपको लिखने का एक तरीका समझाता हूँ। अगर किसी भाई को याद करने की प्रॉब्लम आ रही है, 1/2 आप x लिखो y माइनस वाई प्लस फिर से x लिखो y माइनस वाई, फिर से x लिखो y माइनस वाई। मुझे लगता है कि इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 1/2 x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब चलना है आपको साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 3। अब चलना है साइक्लिक ऑर्डर में। क्या चलना है, साइक्लिक, 1 2 3। पहले 1 से स्टार्ट किया था ना, तो 2 3। अब यहाँ पर 2 से करो, 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 के बाद क्या आता है, 3 1, ठीक। अब 3 से स्टार्ट करो तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 2। इस तरह याद रख सकते हो कि 1 के बाद 1 2 3, 2 3 1 3 1 2। पहला ये x1 है तो 2 3 आएगा, ये x2 है तो 3 1 आएगा, ये x3 है तो y1 माइनस y2 आएगा, चाहे कैसे भी यूज करो, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर वगैरह तो दिए हुए नहीं होंगे। तो जब आप इस फॉर्मूला का यूज करके एरिया फाइंड करोगे तो वो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको माइंड मैप में समझाया था कि हम क्लास 10 को क्विक रिविजन करेंगे, उसके अंदर लास्ट टॉपिक, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर, देखो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। कोलिनियर मींस एक ही लाइन के ऊपर होना। वो कोलिनियर पॉइंट्स 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 और मोर पॉइंट्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स किसी एक ही लाइन के ऊपर है, ये कोई लाइन है और हमने कहा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक ही लाइन के ऊपर है, तो बोलते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होना। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, सपोज करो कि 3 पॉइंट हैं ABC। फिलहाल हम यहाँ पर 3 पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, मैंने आज इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आपस में, तो हमने ज्वाइन किया, कर दिया, तो क्या बन के आया, ट्रायंगल बन के आया। देखो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है यहाँ पर इस केस में। अब मैंने कहा कि फिर से बनाओ 3 पॉइंट, फिर से बनाओ 3 पॉइंट, तो बनाए, मैंने कहा इनको ज्वाइन कर दो आपस में, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, ये लो। तो ये वाले 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इनसे ट्रायंगल नहीं बना। ये बात मैंने पहले समझाई थी। कहने का मतलब खाली इन शॉर्ट में इतना है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं ABC और ये कोलिनियर हैं तो नॉट फॉर्म्ड ए ट्रायंगल, इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और अगर इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा,
देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ट्राइंगल बनता ही नहीं है। अगर तीनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ट्राइंगल बन जाएगा तुरंत, और ट्राइंगल बन भी जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा याद रखना, तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर उनसे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया 0 हो, यानी कि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो कभी भी आपको प्रूव करने के लिए आया कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वी शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स बिकम्स 0। तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया क्या है? 0 है। अगर इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्लियर है बात? अगर कभी हमको चेक करना हुआ कि 3 पॉइंट्स दे दिए गए कि बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो अब तीनों पॉइंट्स में ये फॉर्मूला लगा देना ट्राइंगल के एरिया वाला। अगर एरिया 0 आया तो ट्राइंगल नहीं बना, नहीं बना तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर कोई वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू आ गई, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, तो मतलब ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ तो है। और ट्राइंगल का एरिया अगर निकल के आ गया नॉन जीरो तो मतलब ट्राइंगल है, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो शॉर्टकट में बात करें अगर, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हुआ। तो यहाँ तक की बात खत्म हो जाती है क्लास 10th की हमारी। इतना हमने पहले क्लास 10th का रिविजन किया। अब हम माहौल बन चुका है क्लास 11th की चीज़ों को समझने का। अब आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग करते क्या हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और चलते हैं क्लास 11th के टॉपिक्स पर। तो अब देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। ये हमारा क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.1 में पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। और पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन लगभग ये मानो इसी के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? स्लोप ऑफ ए लाइन, देखो जो स्लोप वर्ड है वो तो आपके लिए शायद नया नहीं होगा, क्योंकि स्लोप वर्ड आपने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में, कहीं नहीं सुना होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि स्लोप का हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। देखो, स्लोप का सिंपल सा मीनिंग होता है हिंदी में झुकाव। ठीक है, जैसे कि एक रैंप वाला होता है ना, स्टेयर होता है स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में रैंप वाला, उसको स्लोप बोलते हैं कि जरा यार स्टेयर से आ जाओ या फिर स्लोप वाले से आ जाओ। घरों के बाहर भी रैंप होता है, जैसे हम बाइक चढ़ाते हैं ऊपर को स्लोप बोलते हैं उसको। पार्क में एक बच्चों को स्लाइडर वाला जो झूला होता है ना, स्लोप वाला ऐसे झूलते हैं बच्चे, फिसल के आते हैं। तो स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुकाव है। सिंपल सी भाषा में बात करें, ये किसी भी चीज़ का जैसे हमने क्लास 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ी थी, सिंपल सी बात है ये वाली। तो इस मान लो कि ये वही है, क्या है, स्लाइडर जो बच्चे फिसलते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल मतलब कि धरती के साथ कितना झुकाव है उसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में। और यहाँ पर हम स्लोप ऑफ लाइन के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एस्पेक्ट से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, 12th में ही पढ़ेंगे डेरिवेटिव चैप्टर में। डेरिवेटिव के चैप्टर्स में भी मैं आपको स्लोप के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, मगर वो पे मैं आपको कैलकुलस के अंदर बताऊंगा जब हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर स्लोप को पढ़ते हैं। ठीक है बात? चलो जी, तो स्लोप एक्चुअल में क्या है देखो, ध्यान सुनना। ये मेरे पास एक्सिस हो गए, तो ये तो बनते रहेंगे बार बार कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो, एक बात मैंने आपको 9th क्लास में समझाई थी, 10th में भी समझाई थी, फिर बता रहा हूँ। कभी कभी मैं एक्सिस लिखूंगा, कभी कभी मैं एक्सस लिखूंगा। एक्सिस वर्ड का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लेकिन जब हम देखो, अगर मेरे को एक्स एक्सिस बोलना है तो मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस। अगर मुझको सिर्फ वाई वाला बोलना है तो मैं बोलूंगा वाई एक्सिस। लेकिन अगर मुझको दोनों को कंबाइंड बोलना है तो इसका फुल नेम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुल मिला करके एक्सिस की प्लूरल फॉर्म होती है एक्सस। एक्सिस सिंगल सिंगल पे यूज किया जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर तुमको कंबाइंडली बोलना है एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। राइट? तो अब ये मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली दोनों। अब ये मान लो को चलो कि ये कोई लाइन है, सिंपल सी बात है, कोई स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हमने क्लास 9th में 10th में लाइन बहुत ड्रॉ करी है, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, देखो ये बात अंडरस्टूड होगी कि जब भी हम थीटा बनाएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वो थीटा जो होगा ना वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल होगा। ये कोई लाइन है मेरे पास और एक कार्टेशियन प्लेन में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो इधर क्या है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। भाई अगर मैं इधर बात करूं तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर बात करूं तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उसकी बात चल रही है, तो बोलते हैं थीटा। ठीक है,
अब इस स्लोप का क्या मतलब है यहाँ पर, स्लोप को हम किसी भी लाइन की स्लोप को हम इस चैप्टर में नोट करेंगे स्मॉल एम से, स्लोप को हम नोट करते हैं स्मॉल एम से, और वो कैसे फाइंड होगा, फाइंड कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू इस एंगल का tan, बस कुछ नहीं करना, इस एंगल का tan निकाल दो, m इज इक्वल टू tan थीटा, मान लो कि एंगल 30 डिग्री है तो m इज इक्वल टू tan 30 1/√3 तो लाइन का स्लोप कितना आएगा 1/√3। क्लियर है, हमने कहा कि एंगल 45 है तो लाइन का स्लोप कितना आएगा m इज इक्वल टू tan 45 यानी कि 1 होगा। ठीक है, इसका मैं भी आपको ज्योमेट्री पे मीनिंग समझाऊंगा वैसे। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, विदाउट यूनिट स्लोप की कोई यूनिट नहीं होगी कि मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी करके नहीं होगी। तो एंगल, कोई बच्चे को लगता है कि यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 डिग्री स्लोप है, नो 45 डिग्री स्लोप नहीं है, इस एंगल का जो tan निकल के आएगा वो स्लोप होती है, m इज इक्वल टू tan 45 यानी कि 1, तो स्लोप कितना है 1। ठीक है, तो ये एंगल स्लोप नहीं है, एंगल तो क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ कोण, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो हमने एंगल बनाया हुआ है उसको बोलते हैं हम थीटा। तो मैं, और स्लोप को, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब इस थीटा के बारे में बात कर लेते हैं पहले। थीटा यहां पे होगा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर झुकाव। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, लाइन जो में थीटा बनाया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं इसको, और इसको हम यही बोलते हैं एंगल मेक्स बाय लाइन, एंगल मेक्स बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, with the positive direction of x axis, angle makes by line, एंगल मेक बाय लाइन, एंगल मेक बाय लाइन इस लाइन से बनाया बनाया गया एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना, हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सब समझाया था कि एंगल कैसे बनते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो, अगर हमने ऐसे चलाया तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, हमने अगर ऐसे किया तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, जब आपने कभी किसी कंपास वगैरह से एंगल ड्रॉ करे होंगे तो एंगल ये ऐसे ड्रॉ किया गया है, ऐसे है ना, तो इसलिए बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है बड़ी क्लास में जाके आगे जाकर के कि थीटा, इसलिए मैं बात को इतना डीपली समझा रहा हूँ। थीटा क्या है, थीटा लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एंगल से बनाया हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल है। और स्लोप क्या होता है मेरे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर आपको ये पूछ रहे वैसे ही बताओ स्लोप क्या होता है, तो आपका जवाब ये होगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितनी झुकी हुई है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितनी झुकी हुई है वो उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। सिंपल भाषा में बात करें कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने भी इंक्लाइनेशन पर है, एंगल एंगल स्लोप नहीं होता, m इज इक्वल टू tan थीटा, उस एंगल का tan फाइंड करो, वैल्यू क्या आएगी वो स्लोप होता है। ठीक है, तो कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितनी झुकी हुई होगी उस लाइन का स्लोप होता है। फिर से सुनना, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव, सॉरी, कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितनी भी झुकी हुई होगी, कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितनी झुकी हुई होगी उसको स्लोप बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होगा उसका फाइंड करने का, m इज इक्वल टू tan थीटा। इसको फाइंड करने का m क्या होगा tan थीटा। कभी कभी हम लोग बुक में भी हमारी कभी भी स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को क्या भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। समझाता हूँ अभी ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, वैसे हमारे बुक से बाहर है ये चीज, फिर भी थोड़ा सा एक चीज मैं आपको फील कराने की कोशिश करूंगा अभी। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी यहाँ पर क्या करेंगे बोलेंगे। चलो जी, इतनी बात पहले नोट करेंगे सभी एक बार। तो ग्रेडियंट अब समझते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ग्रेडियंट का मतलब यहां पे होता है समथिंग
कि किसी चीज का चेंज होना, समथिंग इज चेंज, ग्रेडियंट का मतलब होता है समथिंग इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी चीज का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट चेंज होना। ठीक, तो थोड़ा सा आइए इस चीज को और समझते हैं, और इससे मैं एक आपको फॉर्मूला और बताऊंगा अभी। जो हमारी वीडियो का, जो हमारे इस माइंड मैप का दूसरा टॉपिक है ना, वो स्लोप पूरा हो गया। मैंने आपको माइंड मैप में समझाया था ना 11, जब मैंने 11th का बताया शुरुआत में कि पहले हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन पूरा हो गया है। अब टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को हम इसी से ऑब्टेन करेंगे। अभी सुनो, अभी क्या समझाया था कि ये पॉइंट, ये क्या है हमारे पास, थीटा है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। चलो जी, हमने यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अच्छा ये पॉइंट कुछ तो होगा। हमने कहा कि ये पॉइंट x1 है, तो ये पॉइंट हमने कहा x2 है, ये वाला पॉइंट हमने कहा y2 है, और ये वाला पॉइंट हमने क्या कहा कि ये वाला पॉइंट क्या है, y1 है, और ये हमने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y1। ठीक, अब ये बात को बहुत ध्यान से बताओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली देखो यहां से यहां तक तो है x1, और यहां से यहां तक है x2। सब क्या में 9th 10th में, यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, तो जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस इतनी, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ पर ये डिस्टेंस y1 है, ये y2 है, तो ये डिस्टेंस बैठेगी y2 माइनस y1, ये हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास y2 माइनस y1। अब अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाएं, ध्यान सुनना, अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाएं और tan फाइंड करें, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या ये लेंथ y2 माइनस y1, ये लेंथ x2 माइनस x1, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और याद करो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चेंज इन y, यानी कि y2 माइनस y1 को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा y से, याद है ना, और चेंज इन x को हम डिनोट करते हैं डेल्टा x से, तो इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू, चेंज इन y, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। इस चीज के बारे में अभी आपको डिटेल में मत जाना, छोड़ दो इसको। हम, मैंने क्यों पढ़ाया ये चीज, यहाँ क्यों पढ़ाई है, क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलस कराऊंगा ना, वहां पर मैं आपको डेरिवेटिव में फिर से सब चीजें दिखाऊंगा एक बार, तो ताकि मैं मुझको वहां पर हेल्प मिले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल फिलहाल इस नीचे वाली चीज की, ये तो काम की है, इस वाली चीज को आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर दो, मत लिखो, लिखना बस पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा वहां पर। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो का सेकंड टॉपिक था, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, उसकी बात करते हैं। चलो, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन joining 2 points, स्लोप ऑफ ए लाइन joining 2 points, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। इस फिगर को यहां हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको नोट कर लेंगे पहले सभी एक बार। अब बात करते हैं हम स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ग्रेडियंट का जिक्र हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट हमको पढ़ना भी नहीं है, वैसे तो ये बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, बीटेक वगैरह में जाकर के। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जो मैंने आपको अभी इधर दिखाया था ऑप्टेन करके, ये वाला एक्चुअल में स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वो यही होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको फॉर्मूला याद भी रखना है स्लोप फाइंड करने का। m इज इक्वल टू tan थीटा तो है ही, ये भी रहेगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, होगा क्या, सुन मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कि होगा क्या, हमको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा, हमको कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा ऐसे, ये कहेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स तो हैं x1 कोमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2, और कहेगा कि इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप जॉइनिंग, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, कैसे आया बहुत ध्यान सुनना। सुनो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसको हमने यहां मिला दिया।
अब वही बात हो जाएगी, ये पॉइंट कितना है x1, भाई ये पॉइंट इसका ये क्या कहते हैं अब्सिसा है ना, तो x1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2। तो ये बीच की डिस्टेंस है, ये वाली ये डिस्टेंस बोली जाएगी x2 माइनस x1। तो इस ट्रायंगल में ये बन जाएगी x2 माइनस x1। अच्छा, ये पूरी जो हाइट है, ये हाइट तो है y2, इतनी हाइट तो y2 हो जाएगी, और यहाँ तक y1 है, तो ये इतनी हाइट हो जाएगी y1। तो ये ऊपर की बची यही वाली हाइट, ये हाइट हो जाएगी y2 माइनस y1। और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बनाया हुआ एंगल है वो कितना है, थीटा। तो उसी वाले फॉर्मूले से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो लाइन को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप, दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब से आपके पास दो फॉर्मूले हो गए स्लोप फाइंड करने के, एक तो ये वाला और एक पहले वाला, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब आप दो तरीकों से स्लोप फाइंड कर सकते हो। नंबर एक, जब आपको थीटा दिया हुआ होगा, यानी कि एंगल मेड बाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिया हुआ होगा, थीटा दिया हुआ होगा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। और जब कभी आपको थीटा ना दिया हो, सिर्फ क्या दिया हुआ हो, लाइन पे पड़ने वाले दो पॉइंट्स दिए हुए हो x1 y1 x2 y2, तब भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। एक्चुअल में क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा। और अभी मैं आपको स्लोप फाइंड करने का एक तरीका और बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, अभी नहीं बताऊंगा वो वाला, नेक्स्ट के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो 11th क्लास की हमारे दो टॉपिक पूरे हो चुके हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ थीटा हमने पढ़ लिया, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। क्लियर है? तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, उससे पहले बात समझना चाहता हूँ स्लोप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम वो चीज करने वाले हैं, ठीक है। हमने स्लोप पढ़ा है अभी एक एग्जांपल देता हूँ जरा स्लोप के बारे में। आपने वो देखा होगा, झूला होता है पार्क के अंदर, स्लाइडर वाला, मान लो कि ये झूला है, क्लियर है, और एक तो ऐसे है, ठीक, यहाँ से बच्चा, ये है सीढ़ी, यहाँ से बच्चा चढ़ता है ऊपर और ऐसे फिसल के आता है, और एक ये वाला है, एक ये वाला है। किस पे झूलना पसंद करोगे, बस ये बता दो, किस पे झूलना पसंद करोगे? एक और बना देता हूँ, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, ये वाला, किस पे झूलना पसंद करेंगे और क्यों? देखो, जहां तक मेरा मानना है ना, ज्यादातर बच्चे इस पे झूलना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सीधी पे चढ़ के जाएंगे ऊपर और फिसलेंगे तो धड़ाम से हमारा सिर नीचे लगेगा, दांत टूट जाएंगे हमारे। तो क्योंकि तो इस पे क्या कहते हैं, स्लोप बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान देखो, स्लोप बहुत ज्यादा हो गया इसका। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइनेशन है वो बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? आपको बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस पर तो बच्चा यहाँ से गिरेगा तो नहीं, लेकिन बेचारा वो फिसल भी नहीं पाएगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर रुक जाएगा, उसको खुद से जोर लगाना पड़ेगा नीचे आने के लिए। यहाँ पर स्लोप बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं इस वाली की बात करूँ तो ये परफेक्ट है एकदम, बच्चा चढ़ेगा ऊपर और इजीली फिसल सकता है, नहीं तो वो गिरेगा, नहीं वो बीच में रुकेगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो परफेक्ट है इस झूले के लिए, क्लियर है। तो ये इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप का ज्यादा होना, स्लोप का बहुत कम होना, स्लोप का मीडियम होना, क्लियर है बात। तो इसी चीज का यूज करते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखो, सिंपल सी बात है, टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर कितना पैरेलल, then their slopes are equal, then their slopes are equal। तो कभी भी याद रखना, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों की जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी। लेट अस से ये कोई लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, ये कोई दूसरी लाइन है जिसकी स्लोप m2 है, मैंने इनको पैरेलल बनाई है, पैरेलल, ठीक है। तो पहली लाइन की स्लोप m1 है, ये एंगल कुछ तो होगा, ये एंगल भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। तो ये चीज हम इस फिगर के अंदर फील भी कर सकते हैं, खुद देखो, दोनों लाइन पैरेलल है तो देखो जितना एंगल ये है
उतने एंगल ये है ना। कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़े थे हमने क्लास 9th में कि दोनों का प्रूफ भी मैं कराऊंगा आपको, इसका प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ही। तो कोरस्पोंडिंग एंगल होने की वजह से दोनों एंगल इक्वल है, तो जब हम इस एंगल का tan फाइंड करेंगे और इसका भी tan फाइंड करेंगे, यार एंगल तो दोनों इक्वल ही है ना, 30 ये है 30 ये है, दोनों लाइन पैरेलल होगी भाई। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल तो सेम ही होगा, पढ़ा था ना, जो दिख भी रहा है, पढ़ा भी क्या था, दिख भी रहा है। और कोरस्पोंडिंग एंगल जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था उसके हिसाब से दोनों एंगल इक्वल है, तो इनका tan भी आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। पहली की स्लोप अगर m1 है, दूसरी की स्लोप अगर m2 है, तो दोनों स्लोप इक्वल होंगी। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल है, और उल्टा भी याद रखना है कि अगर दो लाइन की स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, फॉर्मूले को दो तरह से हम यूज करेंगे एक तरह से क्वेश्चन में कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, और उल्टा भी इफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। इस तरह आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। बस एक बात और ध्यान रखनी है, कंडीशन यहां पर ये है जो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि ये दोनों लाइंस, बोथ लाइंस आर नॉट वर्टिकल, दोनों ही लाइनें वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। बस ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब दोनों लाइनें वर्टिकल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, ये क्या रीजन दिया मैंने, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। चलो मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ, ये बातें बताऊंगा। मान लो आप कहने लगो कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो फिर तो ये फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो फिर तो ये फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होंगी, नहीं होंगी। अब कुछ और ही होगा, अब कुछ और ही होगा, वो क्या होगा बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कंडीशन लिखी, रिक्वायर्ड क्या होगा यहाँ पर, बोथ लाइंस आर नॉट वर्टिकल, दोनों ही लाइनें वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। अगर एक वर्टिकल है तो भी फॉर्मूला फेल है, दोनों वर्टिकल है तो भी फॉर्मूला फेल है। दोनों लाइनें स्लैंट लाइंस होनी चाहिए, चाहे वो इधर को हो चाहे वो उधर को हो, दोनों ही वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो ये होगी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि दो लाइंस पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, देयर स्लोप्स आर इक्वल। चलो नोट करेंगे इसको। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की। ये तो थी पैरेललिज्म की, अब देखते हैं परपेंडिकुलर की। अगर इफ टू लाइंस बोथ आर नॉट वर्टिकल, यहां भी वही बात है, बोथ आर नॉट वर्टिकल, दोनों लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, देन सुनो मेरी बात, एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन की स्लोप m1 है, इस लाइन की स्लोप m2 है, और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर दो लाइंस पैरेलल है यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये लाइन की स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। देन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको प्रूव भी करूंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अभी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल आप इनको नोट कर लेंगे कि अगर दोनों लाइन, कंडीशन फॉर पैरेलल परपेंडिकुलरिटी क्या है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का जो क्या होगा, प्रोडक्ट वो कितना होगा, -1। अच्छा, क्यों मैंने बोथ आर नॉट वर्टिकल यहां भी लिखवाया और क्यों मैंने बोथ आर नॉट वर्टिकल वहां भी लिखवाया आपको, वैसे तो खैर ये बात मैं आपको वीडियो नंबर जब मैं 9.2 का इंट्रोडक्शन कराता तब बताता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं अभी। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये छोड़ो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बताता हूँ अगली वीडियो में बताता हूँ, अभी छोड़ो। फिलहाल बस ये याद रखो कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, m1 इज इक्वल टू m2, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा भैया, -1 होगा। कंडीशन दोनों में क्या है कि दोनों लाइनें वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। दोनों लाइनें वर्टिकल क्यों नहीं होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, मतलब इसका रीजन मैं आपको 9.2 के इंट्रोडक्शन में दूंगा, जब मैं आपको कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वेश्चंस वगैरह समझाऊंगा तब। क्लियर है बात। फिलहाल ये टॉपिक कवर हो चुका है। अब चलते हैं हमारे इस वाली वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस पर। इसको नोट करेंगे तुरंत।
चलिए मैं अगली वीडियो में नहीं आपको बोथ लाइन्स आर नॉन वर्टिकल का रीजन अभी देता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि मुझको भी याद आ गया, मैं देखा था नोट्स अपने कि एक टॉपिक बीच में छूट गया जो माइंड मैप में नहीं बताया गया था, वो देखते हैं अभी इसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम पहले पढ़ते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और फिर हम पढ़ेंगे अभी यहीं कहीं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, और ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट यूज करूंगा भैया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस को कितना होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस को कि ये कितना होता है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से देखना बोर्ड पर इधर। ये मेरे पास में एक्स एक्सिस हो गया और मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ, तो कोई मुझे बता दो कि एक्स एक्सिस के साथ ही, यानी कि एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर मैं इधर बनाऊं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई स्लोप फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया है उस एंगल का tan फाइंड करने का होता है ना अपने को। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उसका tan ही क्या होता है, स्लोप। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है एंगल, 0 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, दैट इज 0। तो याद रखना एक्स एक्सिस का स्लोप ऑलवेज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस m इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम यहाँ पर सिंपल यूज कर लेते हैं इन्फिनिटी का। कैलकुलेशन पर्पज के लिए ओनली कैलकुलेशन पर्पज वी विल यूज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी फॉर द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जबकि अगर आपसे पूछे कि वाई एक्सिस की वाई एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात। अब वाई एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस स्लोप नॉट डिफाइंड, नॉट इन्फिनिटी। नॉट इन्फिनिटी तो हम यूज करते हैं केवल सिंपल के लिए। क्लियर है। तो m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, एक्स एक्सिस की स्लोप m इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की स्लोप नॉट डिफाइंड। अभी बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की स्लोप। कोई भी लाइन हो बस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये लाइन में देखो पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये भी चाहे वो कहीं भी हो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उन सभी की स्लोप भी 0 होगी। एक्स एक्सिस की स्लोप भी 0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की स्लोप भी 0। भाई जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, और अभी पीछे क्या पढ़ाया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप 0 होती है। तो एक्स एक्सिस की स्लोप 0 तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप भी 0। दिख भी तो रहा है, ये लाइन भी तो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 0 एंगल बना रही है ना। तो चाहे आप ऐसे कह लो चाहे आप वैसे कह लो, तो याद रखना एक्स एक्सिस की स्लोप 0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप भी 0। ऐसे ही वाई एक्सिस की स्लोप नॉट डिफाइंड, वाई एक्सिस की स्लोप नॉट डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर कोई लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये वाली, तो ये तो 90 के बना रही है ना। भाई कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कितना होगा उसका, m इज इक्वल टू tan 90 और m इज इक्वल टू tan 90 नॉट डिफाइंड, या फिर इसको कह लो और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो बात को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन ऐसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस कह लो या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह लो, बात एक ही होती है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो tan थीटा कितना होगा, नॉट डिफाइंड। और या मैं ऐसा क्या लूं कि लाइन एक्सिस के पैरेलल है तो भी tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो याद रखना, फिर से इस सारी बातों को एक जगह समराइज करके लिख दूं क्या, अगर कहो तो सारी बातों एक जगह समराइज, इसको नोट कर लेंगे और इन सारी बातों को एक जगह मैं समराइज करके लिखता हूं एक बार। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्स एक्सिस स्लोप 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन स्लोप भी 0। ये एग्जाम में ऐसा कई बार आ चुका है। सुनो नंबर 1,
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. नंबर 2, स्लोप ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. फिगर में देख लो ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर है. तो एक्स एक्सिस की स्लोप 0, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन एक्सिस के पैरेलल है उसकी भी 0. और इसी बात को मैं क्या भी ले सकता हूं, इसी बात को मैं क्या और भी ले सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. भाई जो लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर तो है, तो जो लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. समझ रहे हैं, जो लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज 0. ऐसे ही तीसरा पॉइंट बनाएंगे, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, वाई एक्सिस की स्लोप नॉट डिफाइंड. और स्लोप ऑफ लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. और इसी बात को हम क्या और भी लिख सकते हैं, कैसे, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस नॉट डिफाइंड. तो ये स्लोप के मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन करने में आपको सहायता मिलेगी इससे. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, एंगल बिटवीन टू लाइंस में. और उसी में मैं आपको समझाऊंगा नॉन वर्टिकल वाली बात, क्योंकि नॉन वर्टिकल वाली बात के लिए ये सब बताना जरूरी था और एंगल बिटवीन टू लाइंस भी बताना भी जरूरी है. उसके बाद बताऊंगा मैं आपको नॉन वर्टिकल वाला रीजन क्या है. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस. देखो जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात समझते हैं. चलो, अगर ये दो लाइंस हैं तो हमेशा याद रखना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, L1 और L2 दो लाइन है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो गई तब तो दोनों के बीच का एंगल 90 होता है. ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच हमेशा दो एंगल बनते हैं. एक तो होता है एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है. दूसरा बनता है बाई लीनियर पेयर, जो मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, ऑब्ट्यूस एंगल. और ये तो इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो ये एक्यूट एंगल तो ये भी एक्यूट एंगल, जो भी होगा वही ये होगा. ये जो बना साथ में लीनियर पेयर में, ये ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसके पीछे वाला भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो हमेशा दो लाइनों के बीच एक एंगल एक्यूट बनेगा और उसके साथ जो लीनियर पेयर में होगा वो ऑब्ट्यूस बनेगा. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट है. ठीक है, अगर हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहे हैं तो याद रखना हम एक्यूट की बात कर रहे हैं. कभी भी क्वेश्चन पेपर में आया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मतलब हमको एक्यूट एंगल ही फाइंड करना होता है, ये स्टैंडर्ड तरीका है करने का. ठीक है, अगर उसको ऑब्ट्यूस पूछना है तो यहाँ पर लिखा पाएगा फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन टू लाइन. ठीक है, अगर सिर्फ लिखा हुआ आया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, तो ये अंडरस्टूड है कि हमको एक्यूट एंगल ही फाइंड करने का है. अब हमने कहा कि ये थीटा है और हमने कहा ये फाई है, तो दो एंगल, अच्छा इस वाले की जो स्लोप है वो m1 है, इस वाले की स्लोप m2 है. सॉरी, L1 की स्लोप m1 है, L2 की स्लोप m2 है. लाइन m1 की स्लोप L1, लाइन L2 की स्लोप m2, और इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है, यानी कि हमको थीटा एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है. तो इनके बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 का मोडुलस. और यहाँ से जो फॉर्मूला, जो एंगल हमको प्राप्त होगा वो एक्यूट एंगल होगा, ये बात ध्यान रखें. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू मोडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. डेरिवेशन हमको उसका नहीं करना, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, यूज करना आना चाहिए. ठीक है, हाँ अगर बाई चांस उसने हमसे ऑब्ट्यूस पूछ लिया
मान लो ऑप्टिक वाला फाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इस फॉर्मूले से हम थीटा को फाइंड करेंगे और फिर फाई को फाइंड करने के लिए हम 180 में से इस थीटा को माइनस करके ऑप्टिक एंगल फाइंड कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो दो लाइंस के बीच का एंगल जिनकी स्लोप्स m1 m2 हैं क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। क्लियर है बात? चलो जी, तो ये लास्ट टॉपिक था। अब यहाँ से हम दो बातें करेंगे। एक तो मैं आपको दोनों कंडीशन प्रूव करके दिखा देता हूँ, पैरेललिज्म वाली और परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस, और नॉन वर्टिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बार बार बता देता हूँ, फिर हमारा ये वीडियो का टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो सुनो, मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर दो लाइन, देखो शॉर्ट में काम कर रहा हूँ, शॉर्ट में, क्योंकि ये हमारे आएगा तो कभी है नहीं, बस पता होना चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होती है, इक्वल। क्लियर है? ये समझाया था ना। अच्छा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। भाई अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच एंगल तो कहीं बने नहीं रहा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। चलो यहाँ पर लाकर रख दो, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब मोड की प्रॉपर्टी है कि उसको हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। ये हमने शायद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, या फिर याद रखो, इसको तो भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 0 इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1। तो मॉडुलस ऑफ 0, अगर किसी नंबर का मॉडुलस 0 है तो वो नंबर 0 ही होता है। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा इधर से, m2 इज इक्वल टू m1। तो इसलिए अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने आपको दिखा दिया कि m1 इज इक्वल टू m2। जरूरत नहीं है, बस पता होना जरूरी है। क्लियर है? चलो जी, नोट कर लेंगे चाहे तो। अब देखते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन, ऐसे प्रूव कर दिखाता हूं एक बार। परपेंडिकुलर की कंडीशन, परपेंडिकुलरिटी, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और बोथ आर नॉट वर्टिकल, दोनों वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, दोनों ऐसी होनी चाहिए स्लैंट, तो और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच कितना एंगल बना, अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 नॉट डिफाइन, और क्या बताया था, कैलकुलेशन पर्पज के लिए तो हम इन्फिनिटी यूज करेंगे। मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन 0, तो मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको जब भेज दो मल्टीप्लाई में, मतलब क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, और 0 का मॉडुलस 0 होता है, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। 1 को भेज दो उधर, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा मेरे पास, -1। तो ये मैंने आपको परपेंडिकुलरिटी कंडीशन भी प्रूव करके दिखा दी। तो याद रखना, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 0 होगा, यानी स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो बीच का एंगल 90 होगा और स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अब समझते हैं लास्ट की बात, केवल 1 मिनट लगेगी। नॉन वर्टिकल वाला केस क्या है, इसको नोट कर लेंगे एक बार। देखो सुनो, बात कुछ नहीं है, ये बात आपको पूछनी भी है, ये बात आप पूछना किसी से जिसने 11th क्लास कर ली, उससे पूछना आप कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है आपस में। क्या क्या पूछना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, तो वो आपको फटाक से जवाब दे देगा कि भैया m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। क्लियर है बात? ये बोलेगा आपको कि m1 m2 क्या होगा, -1। फिर आप उससे पूछना कि ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होते हैं। फिर आप उससे पूछना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होते हैं, वो बोलेगा हाँ। फिर आप उससे पूछना कि एक्स एक्सिस स्लोप, वो तुरंत बोलेगा 0। फिर आप उससे पूछना वाई एक्सिस स्लोप, वो बोलेगा नॉट डिफाइंड। एक्स एक्सिस के स्लोप 0, वाई एक्सिस के स्लोप नॉट डिफाइंड, वो दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, तो इस हिसाब से तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए, -1। लेकिन क्या आ जाएगी क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी -1 होता है क्या, नहीं होता ना। एक्चुअल में 0 इंटू इन्फिनिटी होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, पढ़ोगे बाद में कभी जाके आगे। तो मतलब देखो बात साबित हो गई
कि हम कह भी रहे हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, बट यहाँ तो फेल हो गए ना। m1 की स्लोप 0, m2 की स्लोप इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइन हो गई, तो इनका प्रोडक्ट -1 क्यों नहीं आया? इनका प्रोडक्ट -1 क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस वर्टिकल हो गया। हम बार बार इसलिए, क्योंकि कभी भी कोई लाइन अगर वर्टिकल होगी, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ना, चाहे कोई लाइन वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, चाहे तो खुद भी वाई एक्सिस ही हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, इन सभी लाइनों की स्लोप्स नो डिफाइन है। और अगर स्लोप नो डिफाइन है तो हम उसकी प्रोडक्ट, मल्टीपल एडिशन वगैरह नहीं कर सकते। इस वजह से दोनों लाइन नॉन वर्टिकल होने जरूरी है। बस इतना बहुत है, ज़्यादा गहरे मत जाना, सिंपल याद रखो कि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप -1 होगा। और हमारी बुक के लेवल पर दोनों लाइनें नॉन वर्टिकल ही आएंगी, कभी वर्टिकल वाली आएगी भी जल्दी से, तो ठीक है इस केस में। तो इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। इसमें हमने 9.1 का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इन सभी चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मिलेंगे 9.1 के एग्जाम्पल्स में। थैंक यू।